सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, देखिए मैं समय नहीं बर्बाद करूँगी, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि सिलाई का हुनर अगर आपको है तो समझिए कि आप कभी भी बेकार नहीं बैठेंगे, कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ काम आपके पास आता रहेगा। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे कि आप को अगर सिलाई करनी आती है तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको सिलाई आनी चाहिए, और एक सिलाई की सिंपल ही मशीन क्यों ना हो वो आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में डर लगता है, हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, काम आएगा कि नहीं आएगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए ये सारे डर तभी तक होते हैं जब तक हम काम की शुरुआत नहीं करते हैं। जब भी हम काम की शुरुआत कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगता है और हमारा काम भी चलने लगता है। तो ये डर समझ लीजिए तभी तक है जब तक कि आपने शुरुआत नहीं की है। एक बार शुरुआत कर दीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत आपको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए, नहीं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी का सूट बना रहे हैं तो सूट आपको बनाना आना चाहिए। वो अपना ही सूट आप क्यों ना बना रहे हों, वो अच्छे से आपको आना चाहिए बनाना। आप ब्लाउज़ ही क्यों ना बना रहे हों, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए जब भी किसी भी काम की शुरुआत करिए तो जैसे एक होता है ना, होमवर्क करने के बाद हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो वही चीज़ आप करिए। तो आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ वो पहला पॉइंट्स है कि अगर आप किसी के कपड़े सिल रही हैं, ठीक है, आपने शुरुआत कर दी है और आप कपड़े सिल रही हैं, तो उस काम को एक नाम दीजिए। काम का नाम देने का मतलब है कि आप एक नाम रखिए अपने सिलाई सेंटर का, अपने बुटीक का। वो नाम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो, अब जैसे मेरे बुटीक का नाम है अलंकृता परिधान बुटीक, तो लोग कहते हैं हम अलंकृता परिधान पे कपड़ा देने जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता है हम गीता के यहाँ जा रहे हैं या मेरी बेटी का नाम लेके या मेरे हस्बैंड का नाम लेके। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने ही नाम से रखिए, लेकिन आपके काम का एक नाम होना चाहिए, आपके सेंटर का एक नाम होना चाहिए। जो भी काम कर रही हैं आपको उस नाम से लोग जाने। सपोज़ करिए आपका नाम पूनम है, तो आप चाह रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नाम रखें, तो पूनम सिलाई सेंटर या पूनम बुटीक या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे लेके नाम रख लीजिए, ठीक है। लेकिन एक नाम होना बहुत ज़रूरी है। वो नाम आगे चल के अगर आपको ये काम आगे तक करना है तो यही नाम आपकी पहचान बनेगा। तो जो भी काम करिए उसका एक नाम होना चाहिए। अब आते हैं कि हमको काम कैसे मिलेगा। हमने नाम भी रख लिया, खोल भी दिया एक मशीन से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी मशीन ख़रीदिए, आप बहुत पैसे लगा कर के अपना सेटअप तैयार करिए। आपके घर में अगर एक सिंपल सी मशीन है, आप उसी से काम शुरू करिए। धीरे धीरे पैसे आएंगे तो काम बढ़ता जाएगा, तो आपकी मशीन भी बड़ी होती जाएगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा काम कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमको कपड़े कहाँ से मिलेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि जब हम नया नया काम शुरू करते हैं तो हमारे पास, हमको आता तो सब कुछ है लेकिन हमको कपड़े नहीं मिलते हैं। तो आपके जो नज़दीकी लोग हैं, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, उनसे बोलिए कि आपने काम शुरू किया है, नया नया भी आप काम शुरू कर रही हैं, और वो आपको कपड़े दें। लेकिन कपड़े बहुत महंगे नहीं होने चाहिए, और सिंपल सूट आप उनके पहले सिल करके दीजिए। और आप उनको ये भी बताइए, देखिए तभी आपको कपड़े मिलेंगे जब आप, ये ज़रूर आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको बहुत कम पैसों में तैयार करके देंगी। क्योंकि देखिए आदमी कहाँ भागता है, जब पैसे की बात आती है ना, इंसान वहीं पे भागना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप ये कन्विंस कर पाती हैं उनको कि आप, वो आपको जो सस्ते सूट हों, जो रेगुलर वियर के सूट हैं, वो आपको दें और आप उनको कम पैसों में तैयार करके देंगी, तो इस तरीके से देखिए आप उनका सूट तैयार करके दीजिए। उनकी फ़िटिंग उनसे पूछिए, और पॉसिबल हो तो उनको अपने सामने, मतलब कहिए कि वो पहन के आपके सामने आए उस ड्रेस को जो आपने बनाया हुआ है।
जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कम ज़्यादा आपसे हुआ है। एकदम परफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं आपकी सिलाई में कुछ भी 19-20 हो जाता है तो उसको आप ध्यान में रखिए या कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उनसे लेके और वो चीज़ और भी सही करके उनको दे दीजिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कस्टमर को बहुत समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन जब सामने वाला देखता है उस ड्रेस को पहने हुए, क्योंकि हम जो ड्रेस वगैरह पहनते हैं, देखिए आर्म होल के पास सिलवट वगैरह आती है, वो पहनने के बाद दुपट्टा डाल लेता है, उसको नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर कहीं दुपट्टा हटता है या वो ऐसे पहन के है तो अगला देख जाता है और वो वहाँ पे टोक देता है कि ये चीज़ सही नहीं बना है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें दूर करने की कोशिश करिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, आपको काम आता है, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बहुत महंगे कपड़े सिलने में डर लगता है, ठीक है। आप बहुत नॉर्मल कपड़े जो होते हैं, डेली वियर के जो सूट्स होते हैं, उसको तो आप सिल लेती हैं, लेकिन जो महंगे कपड़े होते हैं उसको सिलने में डर लगता है आपको। तो ये कमी आपको अपने अंदर खोजनी है कि ऐसा क्या हो जाता है कि महंगे कपड़े सिलने में आपको डर लगता है। इस कमी को आपको दूर करना पड़ेगा। अब देखिए, जब से महंगे कपड़े भी होते हैं ना, वो लोग जो होते हैं वो चाहते हैं उस पे कुछ एक्स्ट्रा काम हो, ठीक है। एक तो आपको इस डर को निकालना, जब आप सिंपल कपड़े अच्छे बना लेते हैं धीरे धीरे, अब आपने बनाना शुरू कर दिया है, आपसे कम से कम 30-40 सूट आप बना चुकी हैं, तो ये डर अब आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये डर आप निकाल दीजिए। और उसके बाद जब ये डर निकल जाएगा, ये डर क्यों होता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको ये पता है। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मेरे पास जैसे कोई भी नया आया, ठीक है, मैंने नए लोगों को रखा, नए आए, तो कभी कभी क्या होता था कि उनका डर निकालने के लिए उनको सिंपल सूट दे दीजिए, कहती दीदी मुझे अभी सिंपल सूट दीजिएगा या सिंपल ब्लाउज़ दीजिएगा, और मुझे बहुत महंगी ड्रेस मत दीजिएगा सिलने को, कहीं गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो मैं उनसे कहती थी, अब ये बात है स्टिचिंग की भी बात है, ठीक है, तो मैं ये कहती थी कि कटिंग करके जब मैं दे रही हूँ तो आपको क्यों डर लग रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि डर लगता ही लगता है, अगर लग रहा है तो वो जल्दी जाता नहीं है डर। तो मैं क्या करती थी, एक बार का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक साड़ी आई थी, वो 19,000 कुछ सौ की साड़ी थी, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिल रहा है दूसरा और उसको दे दीजिए इस तरीके से, आधा डर तो उसका दाम सुन के ही गड़बड़ होने लगती। किसी चीज़ को कहते हैं ना, जितना बचाओ उतना वो चीज़ गड़बड़ होने लगती है। पता नहीं क्या है, जिस चीज़ से हम जितना बचते हैं ना, वो चीज़ हमारे पीछे उतना पड़ी रहती है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने वो ब्लाउज़ बना लिया, जो ब्लाउज़ मैंने उनको दिया था, उनको बिल्कुल नहीं बताया। और जो महंगी साड़ियाँ होती हैं ना, सिल्क वगैरह की जो बहुत महंगी साड़ियाँ होती हैं, कांजीवरम वगैरह जो होती हैं, उनके ब्लाउज़ आपको बहुत सिंपल ही देखने में मिलेंगे, बस उसके फैब्रिक के पैसे होते हैं बहुत। तो जब उन्होंने वो बना लिया और वो कस्टमर हमारे पास आई, तो मतलब मेरा ये रहता है कि आप इसको नाप लीजिए, अगर वो बहुत हड़बड़ में नहीं है तो मैं कहती हूँ आप एक बार मेरे सामने इसको पहन के देख लीजिए। तो उन्होंने जब वो ब्लाउज़ पहना और कह रही हैं आपका क्या है, वो हमेशा की तरह ही आपने बनाया होगा। तो मैंने कहा आज के ब्लाउज़ में एक ख़ास बात है कि ये ब्लाउज़ मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने कटिंग किया है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। मेरे यहाँ देखिए कटिंग किसी को मैं नहीं करने देती हूँ, क्योंकि कटिंग करेंगे फिर वो आएँगे सिलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। मैं बता के सबको रखी हूँ कि कटिंग ऐसे होती, कभी इमरजेंसी हो जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी खैर ऐसा आया नहीं है सिचुएशन। तो उन्होंने जब वो ब्लाउज़ को पहना तो बहुत खुश हो गई, तो मैंने बताया कि इन्होंने सिला है, तो बहुत खुश हुई, मतलब उनकी तारीफ़ करने लगी कि बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं। तो फिर मैंने उन दीदी को, जब वो चली गई तब मैंने उनको जो साड़ी का प्राइस टैग मैंने निकाल के रखा हुआ था, उसको बहुत सँभाल के रखा था। जब मैंने उनको वो प्राइस टैग दिखाया तो वो एकदम शॉक हो गई, बोली दीदी ये गलती अब मत करिएगा, आज तो आपने दे दिया। तो मैंने कहा कि ये गलती का क्या मतलब है, देखिए आपने सिल लिया, अगर ये आपको पता होता कि इतना महंगा है तो आपको ज़रूर डर लगा होता, या हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई होती, लेकिन आपने इसको नॉर्मल की तरह सिला है। आपने ये सोच के नहीं सिला है कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जो कपड़े बनते हैं वो चाहे सस्ते हों चाहे महंगे हों, उतने ही प्यार से उतनी ही मेहनत से हम लोग सिलते हैं।
तो जब ये चीज़ मैंने उनको बताई तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, तो और उन्होंने कहा कि दीदी अब इस तरीके के कपड़े आए तो मुझे ज़रूर दीजिएगा सिलने को। तो ये होता है, आपको अगर प्राइस नहीं पता है, प्राइस टैग नहीं पता है, तो आप तो उसको नॉर्मल ही सिलेंगे ना। तो आप ये क्यों कहते हैं कि सस्ते कपड़े महंगे कपड़े। हाँ, स्टार्टिंग में अभी मैंने जैसे अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आप पहले सस्ते कपड़ों से शुरू करिए, लेकिन ये शुरुआत की बात है। अब आप धीरे धीरे काम करने लगी हैं तो अब धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। अपडेट रहिए, लेटेस्ट डिज़ाइन से अपडेट रहिए, क्योंकि देखिए स्टिचिंग एक ऐसी लाइन है ना जिसमें आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। परफेक्ट इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो डिज़ाइन आज चल रही है 10 दिन के बाद नई डिज़ाइन आ जाएगी, 1 महीने के बाद नई डिज़ाइन आ जाएगी। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, किस तरीके की डिज़ाइन चल रही है, किस तरीके का आजकल बॉटम चल रहा है, प्लाज़ो चल रहा है, पैंट चल रहा है, लूज़ चल रहा है, कली वाला चल रहा है, शलवार चल रही है। शलवार में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शलवार्स होती हैं। तो इस चीज़ में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर आपके पास आ गया, आपका क्लाइंट आपके पास आ गया और उसने कहा कि मुझे इस तरीके की पैंट बनवानी है, आपको पता ही नहीं है कि ये इस तरीके की ट्रेंड में चल रही है, आप तो एकदम शॉक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मत करिए, नहीं तो वो कस्टमर क्या करेगा, कितनी भी अच्छी सिलाई आपको आती है वो कहेगा अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो वापस चला जाएगा। तो अपडेट रहिए, हमेशा क्या ट्रेंड में चल रहा है उस चीज़ पे आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ आप नहीं देखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगी, फिर आप सिंपल में ही उलझ के रह जाएंगे। और जब ये फेस्टिवल सीज़न वगैरह आते हैं तो आदमी चाहता है कुछ नया पहने, कुछ डिफरेंट टाइप का पहने, तो वो आप तभी बना पाएंगे जबकि आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो डिज़ाइन वगैरह बहुत सुंदर सुंदर बताते हैं, आप उस पर भी जाके सर्च करके देख सकती हैं। तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्या चल रहा है। कोशिश करिए कि छोटे अगर जो कपड़े आपके सूट वगैरह बनाती हैं उसमें से जो बच जाते हैं उसमें से जाके आप डिज़ाइन वगैरह बना के देख सकती हैं कि डिज़ाइन कैसे बन रहा है। इससे क्या होगा, आपका हाथ भी साफ़ होता जाएगा और आपको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी जब आपके पास कपड़ा आएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को बना करके देख लिया है। और कुछ अपना भी वेरिएशन उसमें करिए कि इस तरीके से अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा। और अगर कोई कस्टमर आपसे नहीं कह रहा है उसका सूट या ब्लाउज़ बहुत अच्छा है तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम ये इस समय चल रहा है, ये बनवाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से उनको सजेस्ट करेंगी तो उनको ये लगेगा कि अरे वाह, इनको तो बहुत नॉलेज है, इनको तो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इनको पता है कि क्या चल रहा है। तो उससे भी हमारे काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। आप बहुत सारे काम कर सकती। अब आपने ये जो सूट वगैरह बनाए हैं, ब्लाउज़ बनाए हैं, तो कभी कभी कपड़े बहुत अच्छे बच जाते हैं, आप उनसे बैग वगैरह भी बना करके रख सकती हैं। कोई आए तो उनको दिखा करके बोल सकती हैं कि मेरे पास देखिए इस तरीके के बैग वगैरह भी हैं। ये मैं आपको जो बता रही हूँ वो 5वां पॉइंट है। तो दिखा सकती हैं कि देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ बैग वगैरह भी मिलते हैं, तो भी वो खुश हो जाएंगी। उनको चाहिए होगा या किसी और को चाहिए होगा। पोटली चलती है शादियों में, छोटे छोटे बैग चलते हैं। इस तरीके के भी चीज़ें आप बना करके अपने कस्टमर को दिखा सकती हैं और उनको कह सकती हैं कि अगर कोई हो आपके जानने वाला तो उनको ज़रूर बताइएगा कि यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, सिलाई अगर आपको आ रही है ना तो आप बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकती हैं, आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगी। ठीक है, और कोशिश करें कि कस्टमर को कभी आप लौटाइए मत। कभी भी कस्टमर आपके यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो उनको जेन्युइन कारण बताइए कि क्या वजह है कि आप नहीं उनका काम कर पा रही हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय है कि आप कर सकती हैं तो बिल्कुल मत लौटाइए। मैं यही कहूँगी कि कस्टमर भगवान होता है और भगवान का आने का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब होता है काम, और काम का मतलब होता है पैसा। तो मैं जो ये बार बार कहती हूँ ना कि मतलब घर बैठे कमाइए, घर बैठे कमाइए, तो बहुत आसान है। आप शुरुआत करके देखिए। जो भी डर लगता है वो हमको शुरुआत में डर लगता है।
अब हम आ जाते हैं मेरी ही वीडियो में। आपने देखा होगा कि 40 से 50 हज़ार कमाइए, 30 से 40 हज़ार महीने कमाइए, इतने कमाइए, तो बिल्कुल आप कमा सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज आपने खोला और आज आपकी अर्निंग शुरू हो गई। इसीलिए बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देख के कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी वीडियो टाइम पास होती है, आप गलत वीडियो बनाती हैं। तो मैं बिल्कुल गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं कहती हूँ शुरुआत करिए। काम की शुरुआत छोटे से होती है और उसका लेवल बढ़ते बढ़ते बड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसमें कितना अपना एफर्ट डाल रही हैं, कितनी आप मेहनत कर रही हैं, कितना आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जोड़िए, एक एक दिन का जोड़िए, महीने भर का जोड़िए। मैं महीने का, मैं एक दिन का नहीं बताती हूँ। और अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी टैलेंटेड रितु इंसान की, वो तो भैया इंस्पिरेशन है, सबकी इंस्पिरेशन है। किस तरीके से वो भिवानी की जो एक लड़की है वो आगे बढ़ी हैं, वो सबके लिए इंस्पिरेशन हो सकती। नहीं आपने देखा है तो जाके मेरी इससे पहले की वीडियो देखिए कि 50 से 60 लाख रुपए वो महीना कमा रही हैं, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये एकदम सही वीडियो मैंने जो बनाई है वो एकदम सही है। तो काम शुरू करिए। ये डर तभी तक है जब तक कि आप शुरुआत नहीं करते हैं। शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। छोटे से शुरुआत करिए, बहुत बड़े से मत करिए। सिंपल आपके घर में जो मशीन है उससे करिए। देखिए एक दिन आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। और आज मैं किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में। मैं अगली वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तब तक आप लोग काम शुरू करिए, काम करिए, खाली बिल्कुल मत बैठिए। और जो ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत सीक्रेट्स पॉइंट हैं, इनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। इतना देर आपने समय दिया मेरी वीडियो में, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि जो इतना समय आप लोग मेरी वीडियो को देते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।